हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी बहुत शानदार हैं। जल्दी से सबसे पहले अपनी प्रेजेंस नीचे कमेंट्स में मार्क कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हम चलते हैं आगे हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो है बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट, इकोनॉमिक लॉस, अब नॉर्मल लॉसेस। ऑलराइट, ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। ये इतनी सारी चीजें नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, मुश्किल से 10 मिनट में आप समझ जाएंगे। और एक ही चीज के 4-5 अलग अलग नाम हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको बताने वाली हूं। वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहेंगे और बहुत बेसिक तरीके से हम शुरुआत करेंगे। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी बताऊंगी, मॉड्यूल में क्वेश्चंस है वो भी देखेंगे, और सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन सेट है आपके मॉड्यूल के एंड में, वहां पर भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उनको भी देखेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक मेरे साथ रहना। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात, 3 चीजें यहां मैंने लिखी हुई है, बहुत जरूरी है आपको पता होना इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। पहली चीज, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, और प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, अब देखो, एंटरप्रेन्योर का मतलब कोई भी व्यक्ति बिजनेस जो स्टार्ट करता है एक नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से। बट यहां पर हम एंटरप्रेन्योर का मतलब सिंपल बिजनेसमैन से समझ रहे हैं। ठीक है, फॉर दिस टॉपिक वी आर टेकिंग एंटरप्रेन्योर इज इक्वल टू बिजनेसमैन, जो धंधा कर रहा है, काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। ठीक है, नंबर 2, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, अगर कभी भी हम बिजनेस करते हैं, राइट, मान लीजिए मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया रेडीमेड गारमेंट्स का, ठीक है, और मैंने एक फैक्ट्री सेटअप की जहां पर मैं कपड़े बनवा रही हूं, तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिएगा ना कपड़ा बनाने के लिए, कुछ लेबर भी होगी, मजदूर, वर्कफोर्स जो मेरी फैक्ट्री में काम करेंगे। फिर फैक्ट्री के लिए मुझे लैंड, प्लांट, मशीनरी, मशीन्स, है ना, सब खरीदना पड़ेगा, वो भी होगा। यस, और मैं खुद भी अपनी एक्सपर्टीज भी वहां लगाऊंगी। तो जिन भी लोगों की, चीजों की मदद से हमारा बिजनेस होता है, प्रोडक्शन हम कर पाते हैं, उन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, पैसा, एंड एंटरप्रेन्योर, दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बताओ क्या है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, चलो अब देखो, एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ये भी पता होनी चाहिए कि लैंड, लेबर, जो भी चारों फैक्टर्स होते हैं, उनको हम एज अ रिवॉर्ड, है ना, एज अ पेमेंट हम उनको क्या देते हैं? ऑफ कोर्स पैसा देते हैं मैम, बट किस फॉर्म में देते हैं, राइट? ये आप जल्दी से लिख लीजिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो पूरा चित्रकारी मैंने की है यहाँ पर बोर्ड पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है। आपके मॉड्यूल में ये पार्ट कहाँ है? 2 जगह दिया हुआ है, एक तो चैप्टर 3 यूनिट 1 प्रोडक्शन में, एक चैप्टर 3 यूनिट 2 कॉस्ट में। थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिया हुआ है, बट दोनों सेम बातें हैं। मैं सारी एग्रीगेट करके एक जगह करके आपको समझा दूंगी। तो देखो, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहां से कैसा भी आ सकता है। एग्जाम्पल, विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन इम्प्लिसिट कॉस्ट? अनदर, विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट? अनदर एग्जाम्पल, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ट्रू? 4-5 स्टेटमेंट दे देगा इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, अकाउंटिंग कॉस्ट के बारे में, और आपको ट्रू या फॉल्स पहचानना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कई बार डिफरेंस बिटवीन भी पूछ लेता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में। 4 स्टेटमेंट्स देगा, उनमें से कोई एक गलत होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, जल्दी से लिख लो। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को वेजेस, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, कैपिटल को इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक है, तो दीज आर द 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और उनको पेमेंट क्या जाती है, किस फॉर्म में जाती है? इन सारे फॉर्म्स में जाती है। ऑलराइट, चलो, तो मैंने आपको बता दिया एंटरप्रेन्योर क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। अब प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है भाई?
मैम प्रॉफिट मतलब सीधी सी बात, जितना हमने कमाया और जितना हमने खर्च किया उसका डिफरेंस, राइट। मान लो मैंने 1000 रुपए कमाए और 800 रुपए खर्च कर दिए, 200 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया, मुनाफा, राइट। ठीक है, तो यही प्रॉफिट हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और उससे सारी कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। पिक्चर के एंड तक रहना है, बीच में जाना नहीं है, ऑलराइट। आज इस कंसेप्ट को अच्छे से कर लेंगे, है ना। देखो 2 चीजें मैंने लिखी है स्क्रीन पे, आप देख सकते हो, अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट, है ना। सबसे पहली चीज, प्रॉफिट का मतलब पता है, टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगा टोटल कॉस्ट से। टोटल रेवेन्यू इज 1000, टोटल कॉस्ट इज 800, टोटल रेवेन्यू ज्यादा है टोटल कॉस्ट से, प्रॉफिट हो गया 200 रुपए। अकाउंटिंग प्रॉफिट को समझते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंट्स में कंसिडर किया जाने वाला प्रॉफिट, यस, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो प्रॉफिट लिखते हैं वो वाला प्रॉफिट, यस। यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट वो मुनाफा है जो आपके टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट को माइनस करने पर मिलता है। ऑफ कोर्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट। पर कौन सी टोटल कॉस्ट? क्योंकि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट पढ़ रहे हैं, हम इस टोटल कॉस्ट में अकाउंटिंग कॉस्ट लेंगे। इट मेक सेंस। अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना है, टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट माइनस करो। टोटल कॉस्ट कौन सी? टोटल कॉस्ट मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट, सिंपल। तो यहां लिखा है मैंने, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑफ कोर्स इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, तभी तो नाम पड़ा अकाउंटिंग प्रॉफिट, क्लियर। अच्छा, ये कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट से, ये कैसे निकलेगा? टीआर माइनस टीसी, है ना। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे। अब टोटल कॉस्ट से इधर क्या मतलब है? अकाउंटिंग कॉस्ट। अब ये तो समझ आ गया मैम, अब ये बता दीजिए अकाउंटिंग कॉस्ट होता क्या है। देखो, अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब है असल में जो भी खर्चा आपने अपने पॉकेट से किया वो अकाउंटिंग कॉस्ट है। लैंड के लिए आपने रेंट पे किया, बिजनेस में आपने कोई कैपिटल इन्वेस्ट की, उसमें आपने कोई इंटरेस्ट दिया, ब्याज दिया, किसी से पैसा उधार लिया, उसका ब्याज चुकाया, लेबर को आपने वेजेस दी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपने पे की, ये सारी चीजें जो भी असल में खर्चा हो रहा है आपके पॉकेट से, भले ही कैश एक्सपेंडिचर या आपने चेक लिख दिया बैंक एक्सपेंडिचर, कैश या चेक से एक्चुअल में जो पेमेंट हुई है, जो एक्चुअल में खर्चा आपके पॉकेट से पैसा बाहर गया, उसको कहते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। सिंपल सी बात है, अभी तक इतना ही बताया है। प्रॉफिट मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखोगे, उस अकाउंटिंग प्रॉफिट को निकालोगे कैसे? टीआर माइनस टीसी। टोटल कॉस्ट मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब जो असल में खर्चा हुआ है। यहां देखो मैंने आपकी इकोनॉमिक्स की भाषा में आपके मॉड्यूल से लाइंस उठाकर लिखी है, अकाउंटिंग कॉस्ट इज द एक्चुअल कॉस्ट पेड बाय द एंटरप्रेन्योर। जो बिजनेसमैन ने असल में खर्चा किया उसको कहते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। इट इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड। खर्चा हो गया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। All the payments made by cash or check by the businessman, ठीक है। Also known as explicit cost। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट देता है। जब टोटल रेवेन्यू से अकाउंटिंग कॉस्ट को हटा देते हो, अकाउंटिंग प्रॉफिट मिल जाता है। अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो असल में खर्चा हुआ है। खत्म बात। देखो यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से लिख दिया, एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर ने जो भी पेमेंट की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को, किसी को भी पेमेंट किया कैश में या बैंक से, उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर। अब देखो फिर से वही बात, प्रॉफिट कब आता है? जब रेवेन्यू ज्यादा होता है, खर्चा कम होता है। रेवेन्यू ज्यादा होता है, कॉस्ट कम होती है। जब मैं टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दूंगी, पर उस टोटल कॉस्ट में इस बार मैं अकाउंटिंग कॉस्ट के साथ साथ एक और कॉस्ट इंक्लूड कर लूंगी, है ना। मतलब जब टोटल रेवेन्यू से मैं इकोनॉमिक कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में क्या आएगा? इकोनॉमिक कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू से इकोनॉमिक कॉस्ट हटा दूंगी, तब इकोनॉमिक प्रॉफिट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैं टोटल रेवेन्यू से केवल अकाउंट्स वाली कॉस्ट हटाती हूँ तो मुझे अकाउंटिंग प्रॉफिट मिलता है, सिंपल। अब जब मैं टोटल रेवेन्यू से इकोनॉमिक्स वाली कॉस्ट हटा दूंगी, इकोनॉमिक कॉस्ट, तो मुझे इकोनॉमिक प्रॉफिट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है।
इसको आप लिख लो, टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू अकाउंटिंग प्रॉफिट। और ये भी लिखो, टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल सी बात है ये तो। जब अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो प्रॉफिट हमें रिकॉर्ड करना है वो निकालना होगा, तो हम टोटल रेवेन्यू से केवल अकाउंटिंग कॉस्ट को घटाएंगे। और जब इकोनॉमिक्स में हम कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट को, तो तब हमें प्रॉफिट निकालना होगा कि इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट हुआ, तब हम टोटल रेवेन्यू से इकोनॉमिक कॉस्ट को घटाएंगे। सिंपल सी बात है, टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स वाली कॉस्ट तो लेते ही लेते हो, इम्प्लिसिट कॉस्ट और ले लेते हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या है, अकाउंटिंग कॉस्ट तो लेते ही हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट और ले लेते हैं। अब बस ये समझ जाओ इम्प्लिसिट कॉस्ट है क्या, एंड देन यू आर डन। यस, तो देखो इम्प्लिसिट कॉस्ट इम्प्लाइड है, ये तो इम्प्लाइड सी बात है ना कि आपको पढ़ना ही है अगर सीए फाउंडेशन पास करना है तो, है ना। ऐसे इम्प्लाइड मतलब इम्प्लाइड है ये, इसको हम साफ साफ बोल नहीं रहे, ये आप मान के चलो। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए ये जो स्टूडियो है जहां पर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना, ये मेरा खुद का नहीं होता। ऑलराइट, ये मेरा खुद का नहीं होता, मैंने किसी से रेंट पे लिया और रेंट है 20,000 रुपए प्रति माह, पर मंथ 20,000 रुपीज इज द रेंट। आई एम द एंटरप्रेन्योर, आई एम द बिजनेसमैन डूइंग अ बिजनेस। मैंने ये लैंड जो है, ये फैक्ट्री, ये जो बिल्डिंग है, ये अपार्टमेंट है, इसको रेंट पे लिया हुआ है, 20,000 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, अगर अकाउंट्स की बात करो तो अकाउंटिंग कॉस्ट में क्या ये 20,000 रुपए आएगा रेंट? यस मैम आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर पेड बाय द एंटरप्रेन्योर 20,000 रुपए एज रेंट। अब दूसरी सिचुएशन लो, मान लो ये मेरा खुद का है, ये जो अपार्टमेंट है ये मेरा खुद का है, मैंने रेंट पे नहीं लिया, पर अगर मैं इसको स्टूडियो की तरह यूज नहीं करती और किसी और को दे देती अपने बिजनेस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, और मुझे इससे 15,000 रुपीज रेंट मिलता, अगर मैं इसको किसी और को दे देती यूज करने को और मुझे हर महीने 15,000 रुपए मिलता, क्योंकि ये मेरा है अभी तो, है ना, तो मुझे वो 15,000 रुपए नहीं मिल रहा ना। क्यों? क्योंकि मैं इसको अपने काम के लिए यूज कर रही हूँ, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रही हूँ। पर मानो मैं अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं करती और इसको किसी और को दे देती, तो 15,000 रुपए कमाई होती ना हर महीना। इसे हम कहते हैं व्हाट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस समझो। पहली बात, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। अब देखो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब एक्चुअल खर्चा। मान लो ये रेंट पे मैंने लिया होता और 20,000 रुपए रेंट दिया होता, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, असल में ये एक्सपेंडिचर नहीं होता, मतलब कैश आउटफ्लो नहीं होता, पैसा आपके पॉकेट से इन रियलिटी बाहर नहीं जाता एक तरीके से, पर इसे हम कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो क्या होगा ये इम्प्लिसिट कॉस्ट को कैसे समझाऊं? देखो, अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, कुछ भी, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेरे नहीं होते, मेरे मतलब एंटरप्रेन्योर के, बिजनेसमैन के नहीं होते, अगर मेरे नहीं होते और मैं किसी और से रेंट पे लेती, किसी और से सर्विसेज लेती, तो मुझे कुछ क्या होता, पे करना पड़ता उनको। यस, कुछ खर्चा होता मेरा। या फिर ऐसे समझ लो कि अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, ये प्रीमाइस है, ये फैक्ट्री है या ये अपार्टमेंट है, ये मैं खुद के लिए यूज नहीं करती, किसी और को यूज करने देती, तो मेरे पास कोई कमाई होती इससे। वो कमाई अब नहीं हो रही ना, उस लॉस्ट इनकम को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक तरीके से ये मेरा खर्चा हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब, मान लो मैं अपने बिजनेस में टाइम ना देकर कहीं जॉब करती और 50,000 रुपीज पर मंथ अर्न करती, राइट, तो वो हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर मान लीजिए ये जो अपार्टमेंट है, इसका रेंट मैं पे कर रही होती अगर ये मेरा नहीं होता तो वो होता मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट। या फिर मान लो इस अपार्टमेंट को जो कि मेरा है, मैंने किसी और को यूज करने के लिए दिया होता और पर मंथ वो मुझे 15,000 देता इसके बदले, तो वो होता मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक बात क्लियर हो गई, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, इसे एज इट इज नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो अभी।
cost of self-owned factors of production, or money which is not paid to the owners of business, money which is not paid to the owners, मुझे पेमेंट नहीं मिला एक्चुअल में, पर मानो अगर ये अपार्टमेंट में अपने यूनिकॉर्न के काम के लिए नहीं यूज करती तो इसको कहीं और दे देती, किसी को यूज करने को देती और पैसा मिलता, अभी तो नहीं मिल रहा मुझे, मनी नॉट पेड टू द ओनर्स ऑफ बिजनेस, ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है मुझे बताओ, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है, अकाउंटिंग कॉस्ट जो असल में खर्चा हुआ प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट जो खर्चा हुआ नहीं पर हो सकता था, जो खर्चा हुआ नहीं पर हो सकता था, वापस बोलो, जो खर्चा हुआ नहीं पर हो सकता था अगर ये फैक्टर्स मेरे नहीं होते, राइट। तो ये बात हो गई अकाउंटिंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, इन सब की। अब इनको फॉर्मूले में कैसे लिखना है ये मैं आपको लिखवा देती हूँ। एक छोटा सा पोर्शन आप यहां देख सकते हो, मैंने लिखा है इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स 1 + 2 + 3। ये आपके मॉड्यूल से उठाया है, इस पर क्वेश्चन पूछता है, वो इंपॉर्टेंट है। इसको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर फॉर्मुलेज लिखते हैं और फिर क्वेश्चंस पर जाएंगे, राइट। देखो, इकोनॉमिक कॉस्ट इज 1 + 2 + 3। 1 इज व्हाट, नॉर्मल रिटर्न ऑन मनी कैपिटल इन्वेस्टेड। एग्जाम्पल से समझो, मैंने 5 लाख रुपए जो कि मेरे पर्सनल कमाए हुए थे, मेरे पैसे थे, 5 लाख रुपए मैंने यूनिकॉर्न में लगा दिए, ठीक है, 5 लाख रुपीस। ये पैसा अगर मान लो ये पैसा मैंने यूनिकॉर्न में नहीं लगाया होता और मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट पे दे दिया होता, किसी को पैसे की जरूरत थी, मैंने मिस्टर एक्स ने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें दे दिया और 10% पर एनम से मुझे इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो ब्याज दे रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल रिटर्न। तो वो पैसा जो मुझे मिलता अब नहीं मिल रहा ना मुझे, क्योंकि मैंने ये पैसा अपने बिजनेस में लगा दिया। मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वो 10,000 रुपए हर महीने जो मुझे मिलते एज अ रेंट, एज अ इंटरेस्ट, आई एम सॉरी, एज एन इंटरेस्ट जो मुझे मिलते, अगर मैंने मिस्टर एक्स को पैसे दिए होते और वो मुझे इंटरेस्ट देते हर महीने 10,000 रुपए, वो अब मुझे नहीं मिल रहे ना, वो क्या है, वो मेरी इकोनॉमिक कॉस्ट है, ठीक है। तो नॉर्मल जो रिटर्न होता है ना मनी इन्वेस्टेड पे, मनी इन्वेस्टेड मतलब कैपिटल, जो पूंजी मैंने अपने बिजनेस में लगाई है उसे कैपिटल कहते हैं। तो उस कैपिटल अमाउंट पर जो नॉर्मल रिटर्न होता है वो हमेशा इकोनॉमिक कॉस्ट में इंक्लूडेड होगा। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा, अपन क्या करते हैं, अपन मान के चलते हैं कि जो नॉर्मल रिटर्न है वो तो एक बिजनेसमैन एक्सपेक्ट करता ही है, कहीं ना कहीं से तो निकाल ही लेगा। तो अगर मैंने 5 लाख रुपए यहां नहीं लगाए होते तो कहीं और लगाए होते और मुझे नॉर्मल रिटर्न जो मिलता वो इकोनॉमिक कॉस्ट का हिस्सा होगा ही होगा। 1 क्लियर। नंबर 2, वेजेस और सैलरी नॉट पेड टू द एंटरप्रेन्योर। अभी मैं यूनिकॉर्न में काम कर रही हूँ, आई एम ए बिजनेसमैन, यस, तो मुझे यूनिकॉर्न से कोई सैलरी नहीं मिल रही है ना, लेकिन अगर मैं कहीं और काम कर रही होती, मानो एबीसी कोचिंग में काम करती, मैं वहां इकोनॉमिक्स बीसी के पढ़ाती, मुझे 1 लाख रुपीस पर मंथ मिलता, तो वो पैसे जो मुझे मिलते अभी नहीं मिल रहे, अमाउंट वेजेस सैलरी नॉट पेड टू द एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट। जो 1 लाख रुपए मुझे मिलता पर नहीं मिल रहा है वो इकोनॉमिक कॉस्ट में आएगा। थर्ड, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स फॉर ऑल फैक्टर्स ओन्ड बाय एंटरप्रेन्योर। मान लीजिए एक तो मेरी खुद की एंटरप्रेन्योरियल सर्विस हो गई, मेरा कैलिबर हो गया, फिर ये अपार्टमेंट हो गया, फिर ये बोर्ड वगैरह सब कुछ जो भी रॉ मटेरियल है, प्लांट एंड मशीनरी जो मैं खुद ओन करती हूँ, ये सब मैं बाहर से लेती रेंट पे या खरीदती तो पैसा लगता ना, है ना, उसकी कुछ कीमत मुझे देनी पड़ती, वो नहीं दी मैंने। क्यों नहीं दी? बिकॉज दीज आर माई सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो अगर ये मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मैं किसी को देती फॉर ऑल द फैक्टर्स विच आर ओन्ड बाय मी, है ना, तो ये भी इकोनॉमिक कॉस्ट का हिस्सा होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि एक मिस्टर एक्स है जो 1 लाख रुपीस पर मंथ अर्न कर सकते थे किसी के यहाँ जॉब करके, पर वो नहीं कर रहे क्योंकि वो बिजनेस करते हैं खुद का, ये क्या हो गया, इट इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक कॉस्ट। एक मिस्टर एक्स है जिन्होंने एक अपार्टमेंट खरीदा हुआ है जिसका रेंट अगर वो खुद का नहीं होता तो उसका रेंट होता 20,000 रुपए, है ना। मिस्टर एक्स का खुद का अपार्टमेंट नहीं होता, वो किसी और से रेंट पर लेते तो 20,000 उनको देना पड़ता हर महीने ओनर को। ये 20,000 रुपए क्या हो गया, इट इज मनी नॉट पेड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर फैक्टर्स ओन्ड बाय हिम, सो दिस इज अगेन इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक कॉस्ट, राइट। सो ये हो गया। अब देखो एक बार जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, या तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करना। अब मैं आपको फॉर्मुलेज लिखवा देती हूँ जिससे बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना।
से आपको अपनी नोटबुक में इसे लिखना है या मॉड्यूल में लिख लीजिए जहां खाली स्पेस हो, जहां पर भी आप नोट्स बनाते हो। बेसिकली देखो, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसको ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि अकाउंटिंग कॉस्ट का ही दूसरा नाम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी है। वहां पे लिखा है BOA टिक मार्क, मतलब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं हम। अकाउंटिंग प्रॉफिट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसिडर करते हैं। सेकंड देखो, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, अकाउंटिंग कॉस्ट तो आएगी प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट और आ जाएगी। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को यहाँ एज इट इज लिख दिया। तो एक और फॉर्मूला बन गया, टोटल रेवेन्यू से क्या माइनस करोगे, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों माइनस कर दोगे। ठीक है, थर्ड देखो, टोटल रेवेन्यू से एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि इम्प्लिसिट कॉस्ट को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हो कभी कभार। तो ये सेम ही चीज हो गई, सीधी सी बात है। टोटल रेवेन्यू से अगर केवल अकाउंटिंग कॉस्ट माइनस करोगे अकाउंटिंग प्रॉफिट मिलेगा, और टोटल रेवेन्यू से इकोनॉमिक कॉस्ट, पूरी कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस कर दोगे, इकोनॉमिक प्रॉफिट मिल जाएगा। सिंपल, ठीक है। नाउ सी, देयर कैन बी 3 सिचुएशंस, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट सिचुएशन देखो, जब तुम्हारा टोटल रेवेन्यू किससे ज्यादा है, आईसी प्लस ईसी, इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंबाइन कर दो, उससे ज्यादा है। मान लो टोटल रेवेन्यू तुम्हारा 1000 है, ठीक है, और जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों है वो सब मिला के 800 है, तो तुम्हारा टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल कॉस्ट, तो 200 रुपीज आया। ये 200 रुपए क्या कहलाएगा तुम्हारा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट और अब नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट और अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब मान लो दूसरी सिचुएशन में टोटल रेवेन्यू 1000 है, और जब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ऐड करोगे तो वो भी 1000 ही आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल ऑफ इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो इसे कहते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट तो जीरो है ना, तो नॉर्मल प्रॉफिट और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। थर्ड सिचुएशन देखिए, जब आपका टोटल रेवेन्यू मान लो 1000 है और वो कम है टोटल कॉस्ट से, इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ऐड किया तो 1300 आया, तो टोटल रेवेन्यू 1000 है और टोटल कॉस्ट 1300 है, तो क्या है यहाँ पर, टीआर माइनस टीसी करोगे तो माइनस का 300 आया, -300। ठीक है, सो दिस -300 इज नोन एज सुपर नॉर्मल लॉसेस, अब नॉर्मल लॉसेस और नेगेटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट है बट नेगेटिव है, माइनस का 300। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर चार्ट, एंटायर सिनेरियो। 3 सिचुएशंस हो सकती है, सब आपको बता दिया अच्छे से। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखो आपके मॉड्यूल में कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 75 और 77, 4 क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं। चारों क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको मेरी कोशिश पसंद आई, देन प्लीज लाइक द वीडियो सो दैट वी आल्सो गेट मोटिवेशन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस क्विकली। यहीं पे फॉर्मूलेज में ही पुट करके मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम आपके मॉड्यूल में जो सेल्फ एग्जाम क्वेश्चन सेट दिए हुए हैं पीछे, उसमें SEQ 1 जो है, सेट 1, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन 8, 9, 10। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे, फिर मॉड्यूल के 4 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके चैप्टर के पीछे हैं। देखो, पेज नंबर है 7.231, सेल्फ एग्जाम क्वेश्चन सेट 1 का क्वेश्चन है 8, 9, 10। ये बोल रहा है टोटल रेवेन्यू है 10 लाख रुपीस, यहाँ पे लिख देते हैं इंफॉर्मेशन, टोटल रेवेन्यू कितना है 10 लाख रुपीस। ठीक है, एंड देन ही इज सेइंग एंटरप्रेन्योर इज इंकरिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ रुपीस 7.5 लाख। ठीक है, ये भी लिख देते हैं। ओनर कुड वर्क फॉर अनदर कंपनी फॉर 3 लाख अ ईयर। कुड वर्क फॉर अनदर कंपनी, यहाँ काम नहीं करता, खुद का बिजनेस नहीं चलाता, किसी और के यहाँ जॉब करता, काम करता, 3 लाख रुपए कमा सकता था, जॉब नहीं कमा रहा, इम्प्लिसिट कॉस्ट है 3 लाख रुपए। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, देखो। सपोज क्वेश्चन 8 बोल रहा है व्हाट विल बी द इम्प्लिसिट कॉस्ट, 3 लाख रुपए। अभी तो बताया मैम, जो हम कमा सकते थे पर नहीं कमा पा रहे,
अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ए 3 लाख। 9th देखो, अबाउ मेंशन्ड फर्म इज अर्निंग व्हाट, पूछ रहा है इस फर्म को क्या मिल रहा है, क्या कमाई हो रही है। तो देखो सबसे पहले तो क्या निकालते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ, टोटल रेवेन्यू से माइनस कर दीजिए मैम अकाउंटिंग या फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, राइट, ऐसे ही तो निकालते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो टोटल रेवेन्यू तो 10 लाख रुपए है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट 7.5 लाख रुपीज है, राइट। तो कितना आ गया अकाउंटिंग प्रॉफिट, 2.5 लाख रुपीज आ गया, पहली चीज। अब एक काम करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट भी निकाल लो। चलो, इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू से मैम टोटल कॉस्ट को माइनस करना है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, राइट। तो टोटल रेवेन्यू तो है आपका 10 लाख रुपीज, यस, माइनस टोटल कॉस्ट एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट 7.5 प्लस 3 मतलब 10 माइनस 10.5 मतलब माइनस का 50,000। और अभी बताया था जब ये माइनस आता है तब इसे कहते हैं अबनॉर्मल लॉस या नेगेटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो देखो ऑप्शन ए तो सही है, अकाउंटिंग प्रॉफिट हो रहा है 2.5 लाख का। ऑप्शन बी भी सही है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है आपको, कितने का हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस कितने का हो रहा है, 50,000 रुपीज का हो रहा है। तो दोनों ऑप्शन सही है, इट मीन सी इज द आंसर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 9th का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब 10th देखो, 10th में इसने एक छोटी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे दी कि मान लीजिए इसी सिचुएशन में ये जो ओनर है इसने 5 लाख रुपए खुद के बैंक अकाउंट से, सेविंग्स अकाउंट से निकाले और अपने बिजनेस में लगा दिए, जिस पर उसको पहले बैंक से 5% का इंटरेस्ट मिल रहा था। तो 5 लाख रुपीस की कैपिटल जो है ना, ये क्या बोल रहा है भाई कि 5 लाख रुपीस की जो कैपिटल का अमाउंट था, मेरे सेविंग्स बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए थे और उस पर मुझे 5% का इंटरेस्ट मिल रहा था, मतलब 25,000 रुपए मिल रहा था, राइट। सो ये 25,000 रुपीज मुझे मिल रहा था पर अब नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने ये 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा दिए। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई ना, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये मुझे मिल रहा था अब नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने ये अमाउंट अपने बिजनेस में लगा दिया, दिस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अगर ये सिचुएशन है तो ये बोल रहा है अब बताओ इसका इकोनॉमिक प्रॉफिट या इकोनॉमिक लॉस कितना होगा। देखो पहले वाली सिचुएशन तो थी, पहले कितना इकोनॉमिक लॉस हो रहा था, टोटल बताओ, इकोनॉमिक लॉस माइनस 50,000 है ना, 50,000 का लॉस हो रहा था। अब 25,000 का और हो गया, माइनस 25,000, तो टोटल कितना आ जाएगा, माइनस का 75,000। दिस विल बी द अबनॉर्मल लॉस और इकोनॉमिक लॉस ऑफ 75,000 रुपीज। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, राइट। अब देखो आपका मॉड्यूल निकालेंगे, मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसमें क्वेश्चन नंबर 25 और 26 देखो, सिंपल सी बात है, ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, जो असल में खर्चा होता है ना, आपके पॉकेट से जो पैसा बाहर जाता है उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, राइट। तो ऑप्शंस पढ़ो आप, ए बी सी डी। सी, द पेमेंट ऑफ वेजेस बाय द फर्म, आपने लेबर को वेज पेमेंट किया, बस यही असल में खर्चा हो रहा है जो आपके पॉकेट से एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो रहा है, द एक्सपेंडिचर विच इज एक्चुअली बीइंग इंकर्ड। तो इसलिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट वही लिख दो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को मार्क करके, ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सी हो जाएगा। ए बी और डी जो है ना, ए बी और डी, वहां देखो क्या लैंग्वेज यूज हुई है, वेजेस अ प्रोप्राइटर कुड हैव मेड, इनकम दैट कुड हैव बीन अर्न्ड, हो सकती थी, वेजेस खर्चा जो हो सकता था, इनकम जो हो सकती थी, हुई तो नहीं ना, अगर हुई नहीं तो अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं है। अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब होना जरूरी है एक्चुअल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, वहीं लिख दो इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, बी सी और डी पढ़ोगे तो ये एक्चुअल खर्चे हैं, बी सी और डी को ब्रैकेट में डाल के लिख दो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुआ है ये। बट ए जो है, ए के लिए कह रहा है इंटरेस्ट दैट कुड हैव बीन अर्न्ड ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स, जो ब्याज जो इंटरेस्ट में कमा सकता था अपनी सेविंग्स पर कमाया नहीं, कमा सकता था, एक्चुअल में नहीं है,
आई कुड हैव अर्नड, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन 75 और 77 जो है दोनों बहुत इजी है, मैंने आपको सब समझा दिया है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन 75 और 77। अगर कोई डाउट होगा यू विल मेंशन इट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। Also like the video. That was all from my side. I will surely solve your doubts in case you will have any. मैं उम्मीद करती हूँ ये सब सुनने के बाद और ये लेक्चर देखने के बाद अब कोई डाउट आपके मन में बचेगा ही नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड। सो गाइज जल्द ही मैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का भी वीडियो आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। और जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है यूनिकॉर्न ने स्टार्ट किया है सीए फाउंडेशन का कंप्लीटली फ्री मॉक टेस्ट सीरीज। ऑलरेडी 7 पेपर्स जा चुके हैं, 5 पेपर और बाकी हैं, अब भी लेट नहीं हुई है। यू कैन स्टिल स्टार्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर्स, यू कैन गेट देम फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल एवरी मंडे 11 AM। So guys, register for the test series, it is free. I am mentioning the link of form in the description box below. नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक दे रही हूँ, रजिस्टर करें टेस्ट सीरीज के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट। बाय बाय।